Hi, I'm Aman Kumar Khan. I am again welcome you all to the Neo Civilian YouTube channel. एंड पिछले जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें हम यूपीएससी के रिगार्डिंग साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो प्रीलिम से रिगार्डिंग हो चाहे वो मेन से रिगार्डिंग हो, हम उन सब पे डिस्कशन करते हैं। एंड देन पिछला 3 वीडियोस में हमने पूरा जुलाई 2025 का सेशन कंप्लीट कर लिया है, और इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स, जो कि 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। हमारी जो फर्स्ट न्यूज है वो रिगार्डिंग है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रिगार्डिंग। ठीक है, ये एक तरह की बीमारी है। ठीक है, एक तरह की बीमारी जो कहां पे, जो पिग्स में मिलती है। अभी रिसेंटली क्या है, रिसेंटली इसके केस देखने को मिले हैं रावस ब्रह्मानंद विलेज पटियाला में देखने को मिले। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटीज ने क्या किया है, लोकल अथॉरिटीज अलर्ट हो गई हैं इसके रिगार्डिंग। एंड देन अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है क्या। इट इज ए हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, जो कहां पे, जो डोमेस्टिक पिग्स में और बोर्स में होती है, बोर्स या होग्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जो अस्फारवीडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट, अगर कभी पिग इन्फेक्टेड हो गए हैं तो पिग इन्फेक्टेड होने के बाद में ऐसा रहता है कि इन्फेक्शन के बाद में नॉर्मली 90 to 100% क्या है, उनकी डेथ हो ही जाती है। ठीक है, और पिग्स में होने वाली सब बीमारियों में से सबसे ज्यादा लिथल बीमारियों में से एक बीमारी है। लेकिन अभी भी ऐसा कोई केस नहीं मिला है जो क्या हो, ह्यूमंस को इन्फेक्टेड कर दे। यानी कहने का मतलब क्या है, दिस इज नॉट द जूनोटिक डिजीज। जीनोटिक डिजीज नहीं है कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन हो जाए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोस्टली कहाँ है, मोस्टली ये अफ्रीकन कंट्रीज से जो ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, अफ्रीकन कंट्री से। लेकिन अभी रिसेंटली मैं केस देखता हूं तो आपको इसको यूरोप में भी इसके केसेस मिलेंगे, अमेरिका में भी इसके केसेस मिलेंगे, और एशिया में भी यह स्प्रेड कर चुका है। ठीक है, मैं बात करता हूं तो इसके 4 मेथड है जिनके थ्रू क्या है, ये स्प्रेड करता है। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि अगर अनहेल्थी पिग से हेल्थी पिग में ट्रांसमिट हो जाए। दूसरा क्या है, आप पोर्क वगैरह या सॉसेज के थ्रू, इनडायरेक्ट फॉर्म में कंटामिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। सेकंड है टिक्स, एक टिक आता है ऑर्निथोडोरस। ठीक है, जिनको चिचड़ बोलते हैं। उन चिचड़ से क्या है, एक इन्फेक्टेड चिचड़ ने उसको काट लिया एंड दूसरे उस चिचड़ ने भी दूसरे काट लिया तो इन्फेक्टेड है। कंटामिनेटेड सर्फेस लाइक व्हीकल्स, क्लोथिंग एंड फार्म इक्विपमेंट्स। अगर किसी इन्फेक्टेड पिग्स में ये हो गए और आपने किसी हेल्दी के साथ में वो कपड़े वगैरह या फिर वो सर्फेसेस यूज कर लिए, देन इट कैन ट्रांसमिटेड इनटू एन हेल्दी पिग आल्सो। अच्छा, अब सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स हाई फीवर हो जाएगी, लेथर्जी, थकावट हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, रेडनेस इन द स्किन एंड इन्फ्लेटेड आई मेम्ब्रेन्स, आईज पे देखो ऐसे रेड हो जाएंगी आईज। ठीक है, वोमिटिंग होगी, ब्लड डायरिया हो जाएगा एंड सडन डेथ इन द सीवियर केसेस। अब करंटली अगर देखते हैं तो कोई भी, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, करंटली कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन यहाँ पे मौजूद नहीं है। नो, मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली किलिंग की जाती है। ठीक है, कुलिंग करते हैं, कुलिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, कि सब इन्फेक्टेड एनिमल्स को मार देते हैं। जैसे बर्ड फ्लू में होता है, अगर कहीं स्प्रेड हो गया तो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे चिकन्स को किल कर दिया जाता है। ऐसे ही क्या किया जाएगा, जो फार्म्स है वहां पे कुलिंग कर दी जाएगी, सबको मार दिया जाएगा। एंड देन सैनिटेशन इक्विपमेंट्स होता है, रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट और फिक्स और पोक की हो जाए। रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाए। यानी पटियाला में भी इन्फेक्टेड पिग्स हैं तो पटियाला में उसको क्या है, कॉन्टेमिनेटेड कर दिया जाए वायरस को। और इसके अलावा अब से पहले आउटब्रेक्स 2 हुए हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और असम में 2020 के टाइम पे हो चुके हैं, और उसके बाद में पंजाब में तीसरा इंसिडेंस है। तो ध्यान रखना है, एशियन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, ये मोस्टली कहाँ है, एशिया अफ्रीका का है, यूरोप में, एशिया में एंड अमेरिका में भी स्प्रेड हो चुका है। एक वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस है एसफारवी डी फैमिली का वायरस, और डबल स्टैंडर्ड वायरस है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की जब हम बात करते हैं तो ये रिगार्डिंग है डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट से। एक नया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड का एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो थ्रू आउट वर्ल्ड में क्या कर रहा है, जो थ्रू आउट वर्ल्ड में यूकैरियोटिक स्पीसीज होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक स्पीसीज। तो ये क्या करता है, उनके जिनोम्स को जिनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है उनकी। तो अभी तक क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत 70,000 से ज्यादा यूकैरियोटिक स्पीसीज कहां पे, ब्रिटेन और आयरलैंड में क्या कर ली गई है, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया गया है।
अब इसके साथ में क्या है, अर्थ जीनोम अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके 10 लीडिंग पार्टनर्स ऑल्सो हैं जो क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं। अब इनके कुछ मेथड है, जैसे क्या है, इनका स्पीसी कलेक्शन हो जाएगा, डीएनए सीक्वेंसिंग हो जाएगा, कंप्यूटिंग एनालिसिस और ओपन एक्सेस। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यूकैरियोटिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स, फंजी, प्रोटिया। और यूकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन के साथ में। अब सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इससे हमें क्या पता लगेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग करने से या फिर जीनोम स्टोरेज से हमें बायोडाइवर्सिटी का पता लगेगा, हमें इवोल्यूशन की थ्योरी का पता लगेगा कि डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी वो 100% ठीक थी, 100% सही थी या नहीं थी। तो इन सब चीजों का हमें पता लगेगा। साथ के साथ हम क्या कर पाएंगे, कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर पाएंगे और बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन कि अगर किसी के पास हमारा ऑलरेडी किसी का जीनोम स्टोर है और वो स्पीसीकल को एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इस स्पीसी को भी हम क्या है दोबारा से बायो इंजीनियरिंग करके या फिर क्या है जीन एडिटिंग करके हम उसको दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे एंड ऑल्सो प्रोवाइड द मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ध्यान रखना है डार्विन ट्री ऑफ लाइफ एक प्रोजेक्ट है जो जीनोम सीक्वेंसिंग के एक फील्ड में काम करता है और 700 यूकैरियोटिक स्पीसीज की क्या कर चुका है, ब्रिटेन और आयरलैंड में ये सैंपल्स कलेक्ट कर चुके हैं और पूरे वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। 10 मोस्ट लीडिंग पार्टनर्स के साथ में काम करते हैं और इसके अंदर है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में काम कर, ताकि जितने भी कॉम्प्लेक्स डीएनए है उन सबके बारे में पता लग सके। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट न्यूज। हमारी नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के रिगार्डिंग। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने अपना एक होप स्टेशन स्टैब्लिश किया। देखो, होप मिशन अलग है, होप स्टेशन अलग है। होप मिशन यूएई का है मार्स को लेकर, लिए इंडिया का क्या है, होप स्टेशन। तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने क्या बनाया है, स्टेशन बनाया है जो इंटरप्लेनेटरी रिसर्च के लिए काम है। इंटरप्लेनेटरी देखो, जो हमारे जो क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट से अंदर अंदर वाले प्लैनेट्स को बोलेंगे इंटरप्लेनेट्स, ठीक है, और बाहर वालों को बोलेंगे आउटर प्लैनेट्स, जो क्या है आउटर क्लाउड से या फिर बाहर के हैं। यानी आप मार्स तक के, मरकरी से लेके मार्स तक वाले इंटर प्लैनेट्स, मार्स से नेपच्यून तक वाले, नेपच्यून यूरेनस तक वाले क्या है वो आउटर प्लैनेट्स, और एक्सो प्लैनेट्स वो होंगे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस इन टर्म्स को। तो भी क्या रिसेंटली इंडिया ने पहला अपना इंटरप्लेनेटरी रिसर्च के लिए एक स्टेशन, होप नाम से स्टेशन लॉन्च किया, जो कहां पे है, जो शोकार लद्दाख में। अब ये क्या करेगा, ये एक तरह का ऐसा स्टेशन है जो स्टिमुलेशन क्रिएट करेगा, यानी ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा जो वहां के प्लैनेट्स में होती है। जैसे मार्स के प्लैनेट्स में कहा वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेशन में जाके वही वैसे सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और सिचुएशन क्रिएट करके हम क्या है, हम फील करेंगे सिचुएशंस को और ताकि और हम रिसर्च करेंगे। कल को अगर हमें कोई इंटरप्लेनेटरी प्रोजेक्ट या कोई मार्स का प्रोजेक्ट करना है या फिर हमें कोई मून का जब हम मून का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन मून के प्रोजेक्ट में हम स्टडी कर पाएंगे वहां के सर्फेसेस कैसे है, जब हम लैंडिंग करेंगे तो कितना एक्सपेरिमेंट रहेंगे और सब चीजें। ठीक है, तो हम कर पाए। तो बेसिकली किसके लिए किया गया, मून और मार्स के लिए किया गया है। और डेवलप किसने किया है, प्रोटो प्लांट, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार स्पेस टेक कंपनी है जो किसके साथ मिलकर काम कर रही है, जो इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। ये क्या करेंगे, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे कि ह्यूमन एंड्योरेंस एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वायरमेंट की, जो मैंने बताया कि वहां पे इन्वायरमेंट कैसा होता है, ह्यूमन कैसे रहेंगे, कहां कैसे सर्वाइव करेंगे, वो सब चीजों के लिए। अब लोकेटेड कहां है, अब ये सोकार का है। सोकार, सोकार तकरीबन 4,530 किलोमीटर की हाइट पे है। सोकार में क्या, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, लोअर प्रेशर है, हाई यूवी रेडिएशन। और ऐसा क्या करता है, क्योंकि थिक एनवायरनमेंट है तो यूवी रेडिएशन भी ज्यादा है, तो ये क्या है, ये तकरीबन मार्स और मून के जैसे क्या है कंडीशंस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब 9 साल स्टडी किया था, उसके बाद में क्या है, इसको सोकार इसको डिसाइड किया है, दिस इज द बेस्ट लोकेशन फॉर दिस होप मिशन, सॉरी होप स्टेशन। ठीक है, अब ये कुछ मिशन के ऑब्जेक्टिव है, जैसे क्रू इंटरप्लेनेटरी जर्नी के लिए अच्छा है, ह्यूमन के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे रहेंगे जब वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जाएंगे, तब कैसे रहेंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो क्या क्या, आईआईटी बॉम्बे का है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईएसटी है और आरजीसीबी त्रिवेंद्रम, ये सब मिलके काम कर। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या इंडिया ऐसा पहली कंट्री है जिसने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर इससे इंडिया से पहले कुछ बनाया। तो बात ऐसी कि इंडिया से पहले क्या है, ऐसे 33 पहले ही ऐसे रिसर्च स्टेशन बने हुए, जिनमें से कुछ वेरी फेमस है, बायोस 3 नाम से रशिया का है, हेरा नाम से यूएसए का है, शी नाम से यूरोप का है, एंड मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन यूएसए का। तो तकरीबन 33 एक्स्ट्रा और बने हुए हैं और इंडिया ने अपना खुद का बना लिया है सब प्रोजेक्ट, जो कहा है, सोकार में है, लोकेटेड इन द लद्दाख।
ठीक है, एक्स्ट्रा इंट्राप्लेनेटरी रिसर्च के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। हमारी जो न्यूज है वो लिवर साइरोसिस को लेके है। ठीक है, लिवर सिरोसिस के लेके अभी नया क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइनरी साइंसेज LIBS न्यू दिल्ली ने किसके साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च नाइपर गुवाहाटी के साथ मिलके लिवर सिरोसिस को लेके एक नई डिस्कवरी की है, जिसके थ्रू क्या है, एक मेथड निकाले, एक नई अप्रोच की है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जिससे हम उस बीमारी से निपट पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, दिस इज आवर हेल्थी लिवर और दिस इज आवर लिवर विद सेल्स। लिवर में क्या हो जाते हैं, स्कार्स होने लग जाते हैं। अब क्या है, अब ये लिवर साइरोसिस क्या है, लिवर सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो बढ़ती है, जो इंटेंसिव क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव स्कारिंग हो जाती है, बहुत तेज मात्रा में क्या है, स्कार्स हो जाते हैं लिवर के अंदर, और क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन, सूजन भी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जो लिवर सेल्स हैं वो फाइब्रोसिस स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है, जो क्या करती है, लिवर के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। एंड साथ के साथ क्या है, साथ के साथ वस्कुलर डैमेज में क्या होता है, इससे ब्लड और लिम्फोटिक वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और लिवर साथ के साथ लिवर और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है। अब ये होता क्यों है, एक तो सबसे पहले क्या क्या, कोई एक्सेसिव क्या करेगा, कंजम्पशन करता है अल्कोहल की, सिंपल बात है, अल्कोहल कंजम्पशन करोगे तब लिवर में क्या है, स्कार साथ बन जाएगा। दूसरा है नाश इज नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस की, मतलब अगर आप जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हो तो क्या है, ये नाश की कंडीशंस बॉडी में अक्वायर हो जाती है। और तीसरा क्या है कि क्रोनिकल इन्फेक्शन हो जाए किसका, हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से। सो देयर इज 3 कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन एक्सेसिव अल्कोहल, सेकंड इज नाश, एंड थर्ड इज अगर आप क्या करोगे, अगर आप आपके पास क्रोनिकल सिचुएशन है, हेपेटाइटिस बी एंड सी की कंडीशन। तो अभी क्या हुआ है इसमें, और क्या कहते हैं सिम्टम्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपको सिम्टम्स नजर नहीं आते, जब तक कंप्लीटली सीवियर कंडीशन के स्कार्स आपके लिवर में नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि आप साइरोसिस से इन्फेक्टेड है नहीं। अब नॉर्मल कंडीशन क्या है, परसिस्टेंट लगातार आपको थकान होती रहेगी, ब्रूजिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, आपका भूख मर जाएगी, आपके घुटनों में, पैरों में और एंकल्स में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। अब ये है, दिस इज द कंडीशंस की इस वजह से है, पर सिम्टम्स इजीली आपको विजिबल नहीं होते। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन है। अब क्या करोगे, हेपेटाइटिस बी और सी को कंट्रोल करोगे। दूसरा क्या है, अल्कोहलिक सब्सटेंसेस, कि आप क्या है, शराब पीना बंद कर दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि लीवर क्या है, अपने आप को रिकवर कर ले, क्योंकि लिवर हेल्दी, लिवर एक को करता है, और आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी को चेंज कर लोगे, ताकि आप कम जंक फूड खाओगे, हेल्थी फूड ज्यादा खाओगे, तो उससे भी क्या है, आपको नाश की कंडीशंस पे कंट्रोल मिलेगा। सो इन्होंने क्या किया है, तो एक नई अप्रोच आई है जो लिवर सिरोसिस के मेथड में हेल्पफुल होगी। ठीक है, टेस्टिंग के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। हमारी नेक्स्ट न्यूज है ब्लूबर्ड सैटेलाइट के लिए। अब इसरो ने क्या किया, इसरो ने ब्लॉक 2 बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है, सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, जो एसैट स्पेस मोबाइल की। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो क्या कर रही है, जो विदाउट सेलुलर, जैसे हम क्या होता है जब हम अपने फोन में इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे फोन में पहले कवरेज जो सिग्नल है वो सैटेलाइट से लिंक होने के लिए हमें किसकी, टावर की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें सेलुलर डाटा यूज कर रहे हैं। और ये सैटेलाइट क्या करेगी, सैटेलाइट डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट होकर क्या करेगी, आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। सो एक नया अप्रोच है। और निशान मिशन के बाद में क्या है, ये कला मिशन है, जो क्या है इंडिया और यूएसए एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ब्लूबर्ड क्या है, कटिंग एज एडवेंचरस एडवांसमेंट है स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन का। और ये क्या है, किसने डेवलप किया, एएसटी स्पेस मोबाइल ने, जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है। ये क्या करेगा, डायरेक्ट सैटेलाइट टू स्मार्टफोन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। अभी क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन टू टावर, सेल टावर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन था। अब सेल टावर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नाउ मोबाइल फोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सैटेलाइट स्मार्टफोन। तो क्या करेगा, आप क्या करोगे, विद ब्रॉडबैंड का यूज करके, विदाउट ग्राउंड सेल टावर्स का यूज किया, आप क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे इंटरनेट को या कम्युनिकेशन को। अभी क्या है, 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना है, 600 किलोग्राम की है, और कहां होगी, लो अर्थ ऑर्बिट में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो अर्थ ऑर्बिट में होगी। और कौन सी 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करेगी। एंड देन स्पीड कितनी होगी, 120 एमबीपीएस। राइट नाउ आप ये कह सकते हो कि सर स्पीड तो बहुत कम है 120 एमबीपीएस की, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दिस इज द न्यू प्रोमिसिंग एक्ट, जिसके तहत क्या हो जाएंगे, आप जितने भी सेल टावर्स हैं इनको एलिमिनेट कर पाओगे। एंड दिस इज द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो क्या है, जो बहुत हेल्पफुल होगी
कि आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट सैटेलाइट टू स्मार्टफोन कम्युनिकेशन के जो फील्ड में एक बड़ा लीप है। ठीक है, और फिलहाल भी अगर मैं बात करूं तो यूएस के और यूरोप के कुछ एरियाज में क्या करता है, ये कवर कर रहा है। ठीक है, दिस सैटेलाइट, और नियर फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में चल के क्या करें, ये होल वर्ल्ड को अक्वायर कर ले। यानी देखो स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट, ऐसे राउटर टाइप में। ठीक है, वो आप बुक्स लेके जाओ, लेकिन आप अगर ऐसा हो जाएगा कि सैटेलाइट टू डायरेक्ट स्मार्टफोन आ जाएगा तो आपको वो राउटर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इट्स अ वन स्टेप अहेड टू द स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये एक मिसाइल के बारे में है, बहुत ही बढ़िया मिसाइल है, ओरेशनिक मिसाइल, रशिया का नेक्स्ट जनरेशन वेपन। देखो अभी क्या होता है, जैसे मेरी ये सैटेलाइट है, यहाँ पे इंजन होगा, सब कुछ, यहाँ पे क्या होता है, वॉरहेड। इस वॉरहेड में सारा का सारा मटेरियल रखा होता है, लेकिन इन्होंने, रशिया ने क्या किया है, इस वॉरहेड में मल्टीपल्स वॉरहेड्स रख दिए, और ये मल्टीपल वॉरहेड्स क्या करेंगे, मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेंगे। इनमें छोटे छोटे क्या लगे होंगे, बूस्टर्स। और यानी अब क्या होगा, अब मैं एक बड़ी मिसाइल से लॉन्च करूंगा, और वो बड़ी मिसाइल को मैं 10 अलग अलग जगहों पे, छोटे छोटे उनमें क्या रख दिया मैंने, वॉरहेड रख दिया, और 10 छोटी छोटी अलग अलग जगहों पे क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। यानी प्रिसाइज टारगेटिंग होगी। पहले क्या होता था कि आप एक जगह पे टारगेट कर रहे हो, कि टारगेट आपका क्या इधर उधर भाग जाता था, या फिर भाग नहीं जाता था कि इधर उधर मूव कर लेता था। आप क्या कर सकते हो, इन अलग अलग वॉर हेड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टारगेट कर सकते हो। यानी एक मिसाइल, और उस मिसाइल में बहुत सारी छोटी छोटी वॉर हेड, और वॉर हेड भी क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। सो रशिया ने बनाई। ठीक है, रशिया क्या कर रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट, ये रशिया ने पहले बनाई, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं कि 2025 के एंड तक इसको कहां प्लेस कर देंगे, दिस विल प्लेस इन द बेलारूस। ये बेलारूस वही है जो बाल्टिक रीजन में, क्या है आपके बाल्टिक नेशंस, कौन से वाले, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआ एंड बेलारूस, बाल्टिक नेशंस वाले, वो रीजन में बाल्टिक। ठीक है, क्योंकि बेलारूस का कुछ हिस्सा आगे जब पोलैंड के और उस बीच में जो बाल्टिक रीजन में क्या है, कलिनिंग्रेड जो रीजन है रशिया का, जो बाल्टिक सी के बिल्कुल कनेक्टेड है, वहां वाले रीजन पे नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल्टिक सी में रशिया का, जो पहले किसका हिस्सा था, बेलारूस का था। तो बेलारूस में अपनी मूव कर रहे हैं। अब इस मिसाइल के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या है, दिस इज ओर्सनिक का एक वर्ड है हेजल ट्री, इसका मतलब क्या है, हेजल ट्री। और ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट है तो मतलब 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक का क्या होगा, कवर करेगी रेंज। एंड हाइपरसोनिक है तो क्या होगा, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड होगी। अब ये क्या है, सबसे पहले कब ऑपरेशनलाइज हुई थी, नवंबर 2024 में, और प्यूडेमास डिफेंस इंडस्ट्रीज फैसिलिटी निप्रो यूक्रेन में सबसे पहले ऑपरेशनलाइज हुई थी। एंड देन क्या करें, 10 मैक की स्पीड से साउंड करेगी, मिड फ्लाइट मिनोरिटी है कि मिड फ्लाइट में अपनी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। और क्या होंगे, दे आर इक्विप्ड विद द MITRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, दीज आर द मल्टीपल से अपनी लोकेशंस जाके चेंज कर पाएंगे। सॉलिड एंड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूड है, और टारगेट कितना, 5000 किलोमीटर। ये क्या करेगा, ये इनका एक अप्रोच है, जो अगर बेलारूस में अगर रिप्लेस कर देंगे तो नाटो के अगेंस्ट जो इनकी अप्रोच है वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ध्यान रखना कि इस तरह की मिसाइल्स भी अभी यूज में आ रही है, ऑलरेडी बना। नेक्स्ट अपना एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, HQ-16 मिसाइल सिस्टम, चाइना का वर्सटाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अभी क्या हुआ है, एक एक्सपेरिमेंटल वेंचर शो था, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन एयर वेंचर शो। इसमें क्या हुआ है, यूएसए मिलिट्री ने क्या है, इसका मोकअप रिलीज किया है, जो चाइना की HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का डिफेंस सिस्टम। तो नाटो ने क्या किया, अभी नाटो ने इसको डेजिग्नेट किया है CHSA-16 के नाम से। ठीक है, इसी को नाम दूसरा दिया है, और वैसे HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, इतना नोट सो इंपोर्टेंट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम है, ये 15 से 18 किलोमीटर के बीच की क्या है, अगर मिसाइल कोई जा रही है ऊपर हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, तो उनको क्या इंटरसेप्ट कर लेता है। ठीक है, कुछ बात है, और चाइना का सिस्टम है, ध्यान रख लेना से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, लीमी डिजीज। अमेरिकन सिंगर है जस्टिन टिम्बरलेक,
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनके टूर के दौरान वो क्या है, लेमी डिजीज से क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो गए हैं, और इन्होंने पहली बार किसी ने इस कंडीशंस के बारे में बात की। अब क्या है लिमी डिजीज, लिमी डिजीज को लिमी बुरेलियोसिस के नाम से जानते हैं। इट्स बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो बुरेलिया बुलडोरफेरी जो ये टिक है इसके काटने से फैलता है, जो क्या करेगा, आपके स्किन है, जॉइंट्स हैं, और आपके हार्ट और नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करता है। ओरिजिनली कहाँ है, ओरिजिनली एक जगह है लिमी, लिमी जो कैनेटिकट यूएसए में है। यहाँ पे सबसे पहले 1976 में चिल्ड्रंस में ये इसके केस मिले थे। सो इसी के पीछे क्या है, इसको लिमी डिजीज कर दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ मिलती है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलती है। अब ये क्या है, दिस इज द बियर टिक। इसका इन्फेक्शन काटने से होता है, बियर टिक के काटने से, जिसको ब्लैक लेग, काली टांगों वाला चीचर टाइप भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है, ये वुडेड या ग्रासेस लैंड में मिलता है और गर्म महीनों में मिलता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो लिमी डिजीज क्या है, कंटेजिनियस नहीं है, और इसके केस एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होते, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको टिक बाइट होता है तब जरूर आपको ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज। अब सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली स्टेजेस में आपको क्या होगा, आपको अर्ली स्टेजेस में फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकती है, और स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे इरिथीमा माइग्रांस, मिग्रांस। ठीक है, ये हो जाएंगे। और अगर इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, अनट्रीटेड छोड़ दोगे, तो सीवियर आर्थराइटिस जो घुटनों का और हार्ट की कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका इलाज की बात करूं तो बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक्स का आप यूज करोगे, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज करोगे तो एंटीबायोटिक्स यूज करके आप इसको बिल्कुल ही ठीक कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत हाई कंडीशन में पहुंच गए हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है कंडीशन में, कि थोड़ी चीजें थोड़ा सा टाइम लेके सही हो, बट स्टिल क्या है कि ये चीजें सही हो सकती है। ठीक है, ओके, लेट मी गिव अ सेकंड। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज, आलूओं के बारे में। अभी क्या हो गया, जो हम आलू खाते जा रहे हैं वो सिर्फ मीठे, अब ये चीज बिल्कुल नोटिस कर रहे होगे आप लोग भी कि क्या है, आलू सिर्फ आजकल क्या है, आलू जो आप खाते हैं इनमें टेस्ट नहीं रहा है बिल्कुल भी। सिंपल क्या है, आप बिल्कुल मीठे मीठे आते हैं। तो अभी क्या हो गया, इनमें भी न्यूट्रिशन की क्या है, कमी आ गई है। तो अभी क्या किया, पेरू ने अपने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर में पहली बार बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज निकाले, ताकि क्या है, और इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया भी अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को यूज करने के लिए प्रमोट करेगा किनको, बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज को। और ये बेसिकली किसके होंगे, दे आर रिच इन आयरन। वैसे बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज क्या है, ये एक वेराइटी है पोटैटोज की, जो आलूओं की क्या है, जो इन्हान जिनमें क्या होगा, आयरन का कंटेंट बढ़ा होगा ज्यादा मात्रा में, और अपनी बॉडी में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है उन सबको प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। जैसे मिड डे मील में है, मिड डे मील में भी आप हमेशा क्या देते हो, आपको एनीमिया की टेबलेट्स या फिर आयरन की टेबलेट्स देनी पड़ती है एनीमिया से लड़ने के लिए। तो आप क्या करोगे, अब मिड डे मील में खाना तो बनता ही है, अब बायोफोर्टिफाइड को क्या करो, आलू खिलाओ। जब भी कभी सब्जी वगैरह बनती है या फिर आप कभी कुछ और बनाते हैं, तो जब भी आलू की सब्जी बनेगी तो आप बायोफोर्टिफाइड आलू यूज करो। उससे क्या है, जो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही क्या है, ऐसे ही बहुत, क्योंकि आलू एक स्टेपल फूड है, हर कोई खाता है। वो एक अलग केस है कि डायबिटीज पेशेंट के लिए मना किया जाता है, बट स्टिल आलू लगभग हर घर में यूज होता है, तो बायो कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन टेस्ट यील्ड, ठीक है, तो किसने किया है, ध्यान रखना, सीआईपी ने डेवलप, किसने किया, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, सीआईपी, जो कहां पे है, पेरू में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इन्होंने किया। अब ये क्या है, अब जो इंडिया में बायोफोर्टिफाइड स्वीट पोटैटो यूज किया गया, दैट विटामिन ए के क्या है, रिच सोर्स है। और इन्हें कहां यूज किया गया, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब बाय इंडिया के आयरन फोर्टिफाइड इनिशिएटिव्स का, ये तो स्वीट पोटैटो था, ध्यान रखना, बायोफोर्टिफाइड स्वीट पोटैटो पहले यूज हो गया है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, वो वाला, वो विटामिन ए रिच था। लेकिन हम नॉर्मल आयरन फोर्टिफाइड पोटैटोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मोस्टली देख लेना इसको कि कहाँ है, सीआईपी सेटिंग करेंगे, साउथ एशियन रीजनल सेंटर आगरा में, उत्तर प्रदेश में लॉन्च करेंगे, और इसकी क्या रिच रहेगी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बायोफोर्टिफाइड्स के इफेक्ट करें तो इंडिया ऑलरेडी पहले क्या कर चुका है, पहले बहुत सारी चीजें इनके बारे में कर चुका है इंडिया।
अगर मैं कुछ सीड्स की बात करूं तो 34 वेराइटीज के सीरियल्स, पल्सेस और मिलेट्स को हम क्या कर चुके हैं, बायोफोर्टिफाइड कर चुके हैं। इंडिया टोटल 61 क्रॉप्स को बायोफोर्टिफाइड कर चुका है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में 34 इसमें, फील्ड सीरियल्स में 27 क्या है, ट्यूबर वेजिटेबल्स और मेडिसिनल प्लांट्स की है। एक है CR धान 146 जो किसकी है, जो राइस की है, और धोरुम वीट की, जिसमें क्या है, दिस इज द जिंक रिच, दिस इज द जिंक रिच। एंड धान की वाली जो है क्या है ये, दिस इज द सैलिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अलावा व्हाट इज, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है कि जो इसमें न्यूट्रिशंस की वैल्यू है आप उसको क्या कर देते हो, इनहांस कर देते हो। या तो आप क्या है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज करो, क्रॉस ब्रीडिंग करके, या फिर एरोमेटिक प्रैक्टिस करो एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करो। ठीक है, एरोमेटिक्स क्या करते हैं, आप कई बार सिलेंडर्स में जैसे बायोफोर्टिफाइड राइस भी आते हैं, जिसका एग्जांपल आपने पहले पढ़ा हो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट न्यूज हमारी है RS समृत को लेके। ठीक है, ये रशिया की एक नई मिसाइल है, देखो अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, अब रिसेंटली रशिया और यूएस के बीच में जो टेंशन है उनको देखते हुए रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन जिसको बोलते हैं RS समृत, ठीक है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका निकनेम क्या है, नाटो इसको बोलता है सैतान 2। ठीक है, और अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो क्या है, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसको रशिया ने अपने स्मार्टियंस लोगों को, स्मार्टियंस लोग रहते थे जो 4th to 5th सेंचुरी BC में यहाँ पे रहते थे, उनके नाम के पीछे इनको लिखा गया है। और बात करते तो 3 स्टेज की है, लिक्विड फ्यूल्ड है, लॉन्च वेट 208 टन है, डायमेंशन 35.3 मीटर है, और 3 मीटर का क्या है, डायमीटर है। दिस इज द डायमीटर, लेंथ कितनी है, 35.3 मीटर। और कम से कम अगर मैं रेंज की बात करूं तो 18,000 किलोमीटर की रेंज। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या है, 5500 किलोमीटर से ज्यादा होगी, तो कितनी है, 1800 किलोमीटर। टॉप स्पीड कितनी है, लगभग 20 मैक की है, 25,500 किलोमीटर। 10 टन का वो ले जा सकती है, और क्या है, 10 इंडिपेंडेंटली टारगेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, और एवानगार्ड जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है उनके साथ में काम कर सकती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये नॉर्मली जो बम ड्रॉप किया था किसने, यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे तकरीबन 2000 टाइम्स ज्यादा मोर पावरफुल है। तो ध्यान रखना है, अब तक मतलब रशिया की तरफ से जो सबसे हाईएस्ट जो क्या है, जो मतलब सबसे पावरफुल जो मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, दैट इज RS-28 समृत। ठीक है, सरमत। नेक्स्ट वन इज क्लोव सिंड्रोम। ठीक है, ये एक तरह की रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो जिसमें आपके अलग अलग फेजेस में स्किन वगैरह, लिम्स वगैरह ये बड़े हो जाते हैं। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड में इनकी केसेस की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 200 केस मिलते हैं। तो अगर मैं क्लोव्स की फुल फॉर्म की बात करता हूं, C स्टैंड फॉर congenital, L for lipomatous, O for overgrowth, V for vascular malformities, malformations, E for epidermal nevus and S for spinal या फिर skeleton anomalies। ठीक है, और ये होता है क्या है, देयर इज ए डिसऑर्डर हो जाता है जो हमारा क्या है, जो हमारे PIK3CA से रिलेटेड ऑर्गन स्पेक्ट्रम प्रोस के कारण में होता है। तो देर हमारी बॉडी में क्या है, जीन है, दैट इज PIK3CA, दिस इज द जीन। अगर इस जीन में म्यूटेशन वगैरह आ जाती है तो क्या है, इंसान की बॉडी में अलग अलग, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग लोगों के नाखून बहुत बड़े जाते हैं, हाथ बहुत बड़ा जाता है, ठीक है, सर की ग्रोथ एकदम से हो जाती है, तो क्या है, उस ग्रोथ हार्मोन में क्या है आपके प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि फैटल भी होता है। हेरिडेटरी नहीं है, सबसे बड़ा ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला जीन है, दूसरा है हेरिडेटरी नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें आपके टिश्यूज लाइक कैंसर भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स, ओवरी, स्टमक, ब्रेन, कोलन और रेक्टम कैंसर भी होने के चांसेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं, सिम्टम्स देख लो कि फैटी टिश्यू ओवरग्रोथ हो जाएगा, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, ये सब देख लेना। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने की है, PIK3CA जीन है और इनहेरिटेड नहीं है। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज में काउंट नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनका इलाज क्या है। तो इलाज में क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन, वस्कुलर ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कॉन्फ्लिक्शन। और वैसे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कोई केयर नहीं है, आप क्या है, आप दूसरी थेरेपीज यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि जीन में क्या है, म्यूटेशन आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है लीप मिशन के लिए। ध्रुव स्पेस
जो क्या है इंडिया के एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने अपना पहला कमर्शियल क्या लॉन्च किया है, सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया, दैट इज नेम एज द लीप मिशन। और ये किसके थ्रू लॉन्च किया, दिस इज लॉन्च थ्रू स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेवलप किया P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म यूज किया है। ठीक है, और इससे पहले जनवरी में इन्होंने एक और मिशन लॉन्च किया था एडवांस्ड, अब ये कुछ इनका मॉड्यूल है, ध्यान रख लेना, नेक्सस 01 AI मॉड्यूल और एस्पर सैटेलाइट OTR हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग के लिए। ठीक है, अब ये किसमें काम करेंगे, ये अपने डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग और इन फील्डों में क्या है, इन फील्डों की इमेजेस करेंगे, इमेजेस शेयर करेंगे। ठीक है, तो एक प्राइवेट सेक्टर है, ध्रुवा स्पेस ने किया है, ध्यान रखना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, इट्स अ रेयर कंडीशन। ठीक है, रेयर है बट क्रिटिकल कंडीशन है। अभी बुलंदशहर यूपी में क्या हुआ है, एक प्रेगनेंसी देखी गई है, कहां पे, प्रेगनेंसी आपके लीवर में देखी गई है कि फीटस जो है वो लेडी के लीवर में क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था फीटस। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जब भी फर्टिलाइज्ड एग क्या है, फर्टिलाइज्ड एग आपका यूरेट्रल कैविटी के बाहर कहीं पे भी, किसी भी मतलब आपका जो यूटेरिन कैविटी है उसके बाहर कहीं पे भी सर्वाइव कर, आपके नॉर्मल यहाँ ऊपर वोल्स पे हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है, कहीं पे भी सर्वाइव हो जाए। ठीक है, नॉर्मली क्या है, आपकी ओवरीज में हो सकता है, एब्डोमेन कैविटी में हो सकता है, सर्वेक्स में हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपके लीवर में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वहां पे सिंपल सा है कि वो आउटसाइड आपकी यूटेरिन कैविटी से बाहर सर्वाइव कहीं पे भी हो जाए। अब क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या किसके कारण क्या हो सकता है, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ कोग्निजल ट्यूबल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अगर आपके फेलोपियन ट्यूब में हो जाएगा तो ट्यूब में क्या है, अबनॉर्मलिटीज आ जाए। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आपके हैं मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, नोजिया हो गया, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, टाइट हो जाएंगे, एंड एम्ब्रियो कुछ और कंडीशंस भी रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें होने के बाद कुछ और भी आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको कई बार वेजिनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल, पेल्विस पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, डिजीनेस, फेटनेस एंड बाउल डिस्कंफर्ट भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है कि क्या कोई इलाज है, यस, वन इज अ मेथोट्रोक्सिकेट थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें हम एम्ब्रियोटिक जो सेल है उसकी ग्रोथ को होल्ड कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद में बॉडी अपने आप उस टिश्यू को क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट, हम सर्जरी करके क्या करेंगे, ओपन सर्जरी करेंगे या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, अब बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या है, व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी वैसे तो है नहीं, मतलब होती नहीं है, रेयर है, लेकिन अगर कई बार हो जाती है तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस कि वुमेन जो है उसकी लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक केस मिला था जहां पे लीवर में फिटस सर्वाइव कर रहा था बुलंदशहर यूपी के एक वुमेन के साथ। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी क्या हुआ है, WHO ने क्या कर दिया, हेपेटाइटिस डी को कैंसर कोजिंग इंफेक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब होता क्या है हेपेटाइटिस डी वही हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, और ये क्या है, हेपेटाइटिस डी क्या डिफेक्टिव है एंड इट कैन रेप्लिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली हेपेटाइटिस बी। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है उसको तभी हेपेटाइटिस डी होने की संभावना है, बिकॉज ये रेप्लिकेट करता है और दिस में कॉज कैंसर। और वैसे क्या है, नॉर्मल देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी भी क्या है, आपको लिवर कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस डी को क्या है, डिक्लेयर कर दिया है एज ए कैंसर कोजिंग वायरस के मतलब डिजीज के रूप में WHO ने। अब क्या है, कैसे मैटर करता है, व्हाई मैटर्स, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी डी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और हेल्थ इंपैक्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी अगर वायरस अकेला होगा तो क्या है, उससे ज्यादा खतरनाक होंगे अगर को एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्या होगा, सिरोसिस, जो लिवर सिरोसिस पड़ा था उसको प्रोग्रेस कर देंगे, लिवर फेलियर, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर को कॉज कर देंगे, एंड देन कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसरप्शंस। ठीक है, तो बताए अब फैलता कैसे, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है सेम उसी मेथड में फैलता है। जैसे अगर इन्फेक्टेड ब्लड आपने ले लिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे किसी को पर्सन को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो वैसे ही आपको भी हो सकता है। मदर टू
मदर टू चाइल्ड, बच्चे से थ्रू आ सकता है। एंड देन थर्ड है हमारे पास सेक्सुअल, जब आप क्या करते हो, कॉन्टेक्ट में आते हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तब भी क्या है आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अभी क्या है, हेपेटाइटिस डी वी कैन नॉट रेप्लिकेट विदाउट बी वायरस। तो अगर आपको क्या है, अगर आपको हेपेटाइटिस डी को रोकना है तो आपको पहले हेपेटाइटिस बी वायरस को रोकना है। आप हेपेटाइटिस बी वायरस को रोक दो, हेपेटाइटिस डी वायरस अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी की है कोई इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मिसाइल सिस्टम। अभी रिसेंटली क्या है, यूनाइटेड स्टेट ने अपनी डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल LRHV, जिसको तलिस्मान सिब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज, जो किसके साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, वहां पे क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया, यूज किया। तो डार्क ईगल क्या है, इट इज अ लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो यूएस आर्मी क्या कर रही है, यूज करती आ रही है। बनाया किसने है, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रूमैन, दोनों की दोनों डिफेंस कंपनी है यूएसए की, इन्होंने मिलकर बनाया है। और ये क्या है, ये एंटी एक्सेस डिनाइल एरिया, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। अब ये कैसे, सॉरी, अगर ये कैसे करेगी, इसकी रेंज है 2735 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है उसको भी क्या करेगी, ये कैन हिट कर सकती है। इसमें 4 बैटरीज, 4 तो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स होते हैं, 1 ये 4, ठीक है। हर एक में क्या है, हर एक में 2 मिसाइल होती है, तो टोटल क्या हो जाएंगे आपके 8 पर बैटरी होता है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्ड है और 2 स्टेज रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, एंड देन पोमर हाइपरसोनिक क्लैड, और मैक्सिमम स्पीड कहां तक पहुंच सकते हैं, अप टू 17 मैक। तो ध्यान रखना, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किए इन्होंने साब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज, जो किसके साथ में, जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, और यहाँ पे इन्होंने डार्क ईगल हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया है, जो यूएसए की है, लॉकहीड मार्टिन और क्या है, नॉर्थरोप ग्रुप ने बनाई हुई है। और मैक्सिमम 17 मैक की स्पीड तक ये मूव कर सकती है और 2735 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है, ठीक है। ये यहां पे आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है ईरान ने, नाम है इसका खुर्रम शहर 5। खुर्रम शहर 5 नाम से क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, यानी एक ऐसी मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से ज्यादा का टारगेट को हिट कर सकती है। अब खुर्रम शहर क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान ने बनाई है, और रेंज कितनी है, 12000 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी चली जाएगी, अप टू 16 मैक, 16 टाइम्स ऑफ द साउंड ऑफ द स्पीड। और क्या हैवी वॉरहेड लोकर 2 टन तक क्या ले जा सकती है, वॉरहेड ले जा सकती है। अब ये कुछ आईसीबीएम के बारे में है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड को क्या करती है, डिलीवरी करती है, जो करीबन 55,000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस को करेंगी। कुछ कुछ 16,000 तक पहुंच जाती है, कुछ कुछ 27,000 तक है, जैसे हमने पहले बात की थी। स्पीड मैक्सिमम क्या होगी, 22,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मैक्स से मिनिमम, मैं नॉर्मल 5 मैक्स से ज्यादा होगी। और क्या होगा कि ये क्या करेंगे, पहले स्पेस में जाएंगे, स्पेस से बाद ग्लाइडेड वो करेंगे, ठीक है। अब क्या ईरान पहली कंट्री है, नहीं, ईरान से पहले रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंडिया के अग्निवी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास में क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान को क्या माना जाता है कि ईरान ने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के फील्ड में एंट्री कर ली। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज। हमारी नेक्स्ट न्यूज है स्लीपिंग सिकनेस को लेकर। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, ये क्या है, केन्या ने क्या कर लिया है, केन्या ने स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी को हटा दिया। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने केन्या को कर डिक्लेयर किया है, ये सर्टिफाई कर दिया है कि केन्या ने क्या कर दिया है, एचएटी जो है, स्लीपिंग सिकनेस की जो एचएटी बीमारी है, उसके थ्रू क्या कर लिया है, उससे निजात पा ली, उसको एलिमिनेट कर दिया है। अब होती कैसी है, ये पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइट्स। और किसको, अगर आपको तिस्ते, नोट तिस्ते, से तसे तसे फ्लाइज, ये मक्खियां अगर आपको काट लेंगी, देन यू आर इन्फेक्टेड टू दैट। और मोस्टली कहां है, दिस इज फाउंड इन द सब अफ्रीकन रीजन। और ये किसको इंपैक्ट करता है, दिस इज इंपैक्टिंग द सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और आपको क्या होगा, अर्ली सिम्टम में आपको फीवर लगेगा, हेडेक लगेगा, जॉइंट पेन्स होगा। लास्ट एडवांस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, डिसरप्शन ऑफ स्लीप पैटर्न्स हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
और कई बार आपने, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एचएटी के बारे में, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसियोमिसिस के बारे में, तो आप ये देखोगे कि आपको बहुत सारी फोटोज ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोग ऐसे आपको कहीं पे ही सोते हुए दिखाई मिलेंगे, खासतौर से बच्चे। ठीक है, तो इसके दो फॉर्म्स है, वन इज ट्राइपेनोसोमिया ब्रूकई गैम्बियोनिस, जो 24 कंट्रीज में मिलता है, वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका की। और नॉर्मली जो 92% केस किसके एचएटी के होते हैं, वो कौन से वेरिएंट के होते हैं, ट्राइनोसोमिया ब्रूसी गैम्बियनिस के होते हैं। और दूसरा टाइप है दैट इज ट्राइनोसोमिया ब्रूकई रोडोसिनिसिस, और ये 13 कंट्रीज में, ये ईस्ट और सदर्न में मिलता है, और 8% केसेस जो होंगे एचआईटी के वो इस वायरस से होते हैं। अब ये क्या है, ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ज्यादा सीवियर कौन सा है, ज्यादा सीवियर है नीचे वाला जो 8-13 के, और एक्यूट इलनेस भी कॉज कर देते हैं। रूरल पॉपुलेशन, अब रिस्क में कौन से, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इस तसे तसे फ्लाइज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, फ्लाई कट लेते हैं। अब क्या केन्या ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले इस एचएटी को एलिमिनेट किया? नहीं, इससे पहले टोंगो ने 2020 में किया था, बेनिन ने 2021 में, आइवरी कोस्ट ने 2020 में, युगांडा ने 2022 में, इक्वेटोरियल गिनी ने 2022 में, और घाना ने 2023 में, चाड ने 2024 में, और इससे पहले ग्यूना ने क्या किया था, 2025 में क्या किया था, अपने आप को इस एचएटी स्लीपिंग सिकनेस से क्या कर दिया था, अपने आप को एलिमिनेट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। आज थोड़ा सा फास्ट हो गया है, बट थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो मैं वीडियोस को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझना है, दोबारा से कुछ समझ में नहीं आता है, तो यू कैन मैसेज बिलो द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम थोड़े दिनों के बाद मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक की वीडियोस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।